तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। यानी प्रिपरेशन करते हैं अपन को फाइनल अकाउंट किसके जी? सोल प्रोप्राइटर्स के। सोल प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या होता है गाइस? एकल स्वामी, मतलब जिसमें एक ओनर होता है जो कि अपने बिजनेस को चलाता है, उसे अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर्स। तो उसके बारे में अपन को प्रिपरेशन करना है फाइनल अकाउंट्स, जिसमें गाइस लिखा हुआ यूनिट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर अपन को 2 यूनिट पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में, और यूनिट नंबर सेकंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है और अपन को इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती क्या है। यानी वो बिजनेसमैन जो कि गुड्स को परचेज करते हैं और उसके बाद उसको सोल्ड करते हैं, उसे अपन बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। यानी वो गुड्स को अपने यहाँ पर नहीं बनाते हैं। और अपन जो अपन नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में, यानी कि वो बिजनेसमैन जो गुड्स को पहले अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद उसको सोल्ड करते हैं, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। आज अपन पढ़ने वाले हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में। तो अपन ने दोनों के बारे में समझा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर ट्रेडिंग एंटिटीज, ट्रेड करती है, व्हिच आर एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल, गुड्स को परचेज करेगी और उसको क्या करेगी जी? सेल करेगी एट प्रॉफिट पर विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। यानी वो गुड्स के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करती, मतलब वो खरीदती है और उसको बेचती है, केवल किसके लिए काम करती है? प्रॉफिट का काम करती है, यानी वो प्रॉफिट लेती है। यानी लिखा हुआ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर ट्रेडिंग एंटिटीज व्हिच आर एंगेज्ड इन द परचेज, यानी वो परचेज करेगी एंड सेल करेगी गुड्स को, किस पर जी? एट प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग फॉर्म ऑफ गुड्स, यानी गुड्स में कोई भी चेंज वो नहीं करने वाली है, ठीक है। ये है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, लिखा हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर इस 3 चीज आती है इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं तो इसको केवल क्या कर रहा हूं? रिकॉल कर रहा हूं जो आपको अच्छे से समझ में आए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं इनकम स्टेटमेंट, इससे इनकम का पता चलता है, इनकम जनरेट के बारे में पता चलता है। और बैलेंस शीट जो होती है वो होती है पोजीशन स्टेटमेंट। तो वो पोजीशन किसकी बताएगी? असेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन वो बताने वाली है। तो ठीक है गाइस, इसलिए बैलेंस शीट होती है पोजीशन स्टेटमेंट। तो गाइस अब बताते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट अपन क्यों प्रिपेयर करते हैं। अपन को पता है कि एक तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जी, किसके लिए जी? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए। अपन को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अपन क्यों प्रिपेयर करते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए अपन इसको बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में अपन लोग क्या पोजीशन स्टेटमेंट है, तो पोजीशन बताती है किस चीज की जी? असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये होता है कि बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट है। पोजीशन यानी कि असेट्स के लायबिलिटीज की पोजीशन बताएगी। प्रॉफिट अपन का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बारे में बनाया जाएगा, बताएगा नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट लॉस क्या होगा इसके अंदर। और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अपन ये प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप गाइस ये समझ में आया होगा फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं इसको, और ये पोजीशन बताता है असेट्स एंड लायबिलिटीज की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर अपन ये बोलना चाहें तो इनकम स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अपन को ये भी बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से अपन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस ये है फाइनल अकाउंट, जिसमें अपन को ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। हम प्रिपरेशन करते हैं फाइनल अकाउंट को, क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो लिखा हुआ है जैसे कि द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट इज टू बी एग्जिबिट ट्रूली एंड फेयर द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन अगर बिजनेस की जाननी है ट्रू एंड फेयर में, तो हमको प्रिपेयर करना होता है फाइनल अकाउंट, ठीक है गाइस। क्योंकि हमें अगर हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमको बिजनेस की जो पोजीशन है वो ट्रू और फेयर पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है द बेसिक प्रिंसिपल इन रिगार्ड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डाटा, यानी कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में वो भी अपन को इसमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्ड एंड पेमेंट, यानी हमें डिफरेंस करना होता है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में। इसमें गाइस कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की रिसीट में और
पेमेंट में, यानी कि हमारी कैपिटल नेचर के अपन के खर्चे भी होते हैं, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, रिसीट भी होती है, ऐसे अपने रेवेन्यू नेचर के भी एक्सपेंसेस होते हैं और रिसीट होती है, तो उसको अपन को क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। तो इसलिए अपन प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है आल्सो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोस ऑफ द अनदर पीरियड, यानी कि हमें जिस साल के अपन अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसी साल के अपन को क्या ट्रांजैक्शन चाहिए होते हैं, यानी कि ना तो अपन इससे 10 साल के बना रहे हैं उससे पहले के भी नहीं लेंगे और उसके बाद के भी अपन नहीं लेंगे। जैसे कि अपन वर्ड पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, एक आउटस्टैंडिंग होता है, एक प्रीपेड होता है, उसको अपन नहीं लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमें उसी साल के लेने हैं जिस साल के हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। अगर उस साल कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको अपन लेंगे, उस साल का अगर कोई एडवांस या प्रीपेड रह गया है कोई तो उसके बारे में अपन इसमें जिक्र करने वाले हैं, लेकिन ना तो पहले के आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की बात करेंगे और ना बाद के आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की बात अपन करेंगे, ठीक है। तो अपन को सिर्फ लिखा हुआ है रिलेटेड टू पीरियड अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोस अनदर पीरियड, हमें अनदर पीरियड से क्या करना है, सेपरेट करना है। आई होप कि कोई बात समझ में आ रही है कि अपन ने वर्ड पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिस साल के हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी साल के अपन को इनकम और उसी साल के अपन को एक्सपेंसेस के बारे में जिक्र करना होता है, वो था अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो वो गाइस इसी के पॉइंट में है। अब आता है थर्ड, डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम। अगर कोई डिफरेंट आइटम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी उसको एक्यूमुलेट करते हैं अंडर द उसको सिग्निफिकेंट हेड्स में डाला जाता है, उसको डिस्क्लोज किया जाता है द सोर्स फ्रॉम व्हिच कैपिटल, और पता लगाते हैं कि कैपिटल के और कौन-कौन से सोर्सेज हैं, तो उसको भी अपन डिस्क्लोज करते हैं। एंड लिखा हुआ प्रोसीजर एंड द नेचर ऑफ द लायबिलिटीज के नेचर के बारे में जाना जाता है कि विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट, कि कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। एक तो अपन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट्स को डिफरेंट करते हैं, अलग-अलग करते हैं, और जिस साल के अपन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी साल के अपन को ट्रांजैक्शन लेने होते हैं तो लिखा हुआ आल्सो इनकम एंड एक्सपेंसेस लेंगे रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ अकाउंट, मतलब जिस साल के अकाउंट बना रहे हैं उस साल के शुड बी सेपरेट करना होगा फ्रॉम दोस ऑफ अनदर पीरियड्स, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। और अपन ने तीसरा पढ़ा कि कोई भी डिफरेंट आइटम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी उसको एक्यूमुलेट करेंगे अंडर द सिग्निफिकेंट हेड्स में और उसको डिस्क्लोज करेंगे कि कैपिटल की कौन-कौन से सोर्सेज हैं, यानी इसको लिखा हुआ है डिस्क्लोज द सोर्स फ्रॉम व्हिच कैपिटल के कौन-कौन से सोर्स हैं उसको अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटीज जो यानी कि नेचर है लायबिलिटीज का वो अपन को बताना है, यानी लायबिलिटी क्या नेचर वो बताना पड़ेगा। विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो नहीं रहा है। तो गाइस इस चीज के लिए अपन प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले अपन ने कारण समझने की कोशिश करी है कि क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपन को फाइनेंशियल पोजीशन चाहिएगी, ट्रू एंड फेयर व्यू में चाहिएगी, ठीक है। तो अपन ने उसके लिए प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस जो अभी अपन ने पॉइंट पढ़े थे 3, उसके बाद उन्हीं का एक पार्ट है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ पॉइंट फर्स्ट की डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। जैसे कि अपन ने पढ़ा था तीनों पॉइंट में कि अपन पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी क्या करना पड़ेगा गाइस, अलग-अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को पता है कि कैपिटल नेचर के जो भी खर्चे होते हैं वो अपने बैलेंस शीट के आइटम होते हैं और जितने भी रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं वो अपने पी&एल ट्रेडिंग के होते हैं, ठीक है। तो अब एक तीसरा ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। मटेरियल यानी कि वर्ड अपन ने वैसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि अगर मान के चलते कोई बोनस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, लेबर को, जो वर्कमैन को, तो अगर बोनस वगैरह दिया जा रहा है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट के अंदर। यानी कि मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड ऑन दी करंट पीरियड ट्रांजैक्शन, जैसे कि अपन ने बताया था कि अपन सेपरेट करते हैं, अनदर पीरियड का आइटम नहीं लेते तो करंट पीरियड का ट्रांजैक्शन लेते हैं जिस साल के अपन बना रहे होते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है गाइस। फिफ्थ पॉइंट, ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर द क्लोज अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वही ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हुआ है, यानी बुक्स अकाउंट को क्लोज करने से पहले, यानी अपन बुक्स अकाउंट क्लोज करें, बना रहे हैं, उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी वही उस चीज पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये अपन को कुछ ध्यान रखने की बात है, यानी कि अपन जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उससे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो उसी फाइनल अकाउंट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। बाद वाले कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो गाइस ये है अपने कुछ 5 पॉइंट जो कि अपन ने उन्हीं तीनों पॉइंट के से रिलेटेड थे। तो अपन ने पढ़ा पर्सनल बिजनेस इनकम को अलग-अलग करेंगे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग-अलग करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्क्लोज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शन को, और ओनली ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट्स, यानी क्लोज ऑफ अकाउंट्स
होने से पहले शुड बी गिवन इफेक्ट, वही इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ 5 पॉइंट। अब जो बात कर रहे हैं अपन, बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू स्टेटमेंट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन है जो कि दो जगह पे इफेक्ट डालता है, यानी इंटर रिलेशन ऑफ द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पे इफेक्ट डालेगा। तो जैसे गाइस अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन को कुछ चीजें पता है, आउटस्टैंडिंग के बारे में पता है, प्रीपेड के बारे में पता है, तो कुछ अपन इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लिए जो कि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ एक सैलरी का, तो यहां पे अपन ने लिखा जी पी एंड एल बना लिया। ठीक है, पी एंड एल का फॉर्मेट अपन को आता है, मैं नॉर्मल आपको बस बता देता हूं। यहां पे ये पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, तो अपन ने कोई सैलरी थी तो लिखा जी टू सैलरी, अपन को पेड कर दी थी 20,000 रुपए, लेकिन हमने केवल कितने रुपए पेड करी है उनको, 18,000 रुपए। तो अपन ने इसमें ऐड कर दी, हमें पता है इस साल की जो सैलरी एक्चुअल में थी वो कितनी थी, 20,000, अपन ने केवल कितनी पेड करी, 18,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी अभी रह गई है जी कितने की, 2,000 रुपए की। तो अपन इसको पी एंड एल में तो कितना दिखाएंगे, 20,000, क्योंकि अपन को पता है कि पी एंड एल एक बात कहता है कि इस साल जितने भी खर्चे हुए वो पूरे के पूरे आपको दिखाने, चाहे वो आपने पेड करे हो चाहे नहीं करे हो। तो हमने 18,000 पेड करके एक्चुअल में जो सैलरी थी वो 20,000 की थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी रह गई थी, 2,000 की। तो अपन ने पी एंड एल में तो पूरा 20,000 रुपए दिखा दिया। अब इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा जी, बैलेंस शीट पे, क्योंकि हमारी क्या रह गई है, लायबिलिटी रह गई है अभी 2,000। तो अपन यहां पे इसको लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको आता है बैलेंस शीट का, और यहां पे लिख दिया अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की थी, 2,000 रुपए, क्योंकि अभी 2,000 रुपए सैलरी अपन ने पेड नहीं करी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2,000 रुपए। तो यही चीज है, इसका मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑफ द टू स्टेटमेंट, इसका दो जगह पे इफेक्ट पड़ता है। तो सैलरी 20,000 थी, 18,000 पेड करी, 2,000 की आउटस्टैंडिंग रह गई, करंट ईयर की थी, तो इसलिए अपन ने यहां पे ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। 20,000 रुपए की टोटल सैलरी अपने पी एंड एल के अंदर दिखा दी, और जो 2,000 रुपए अपन ने पेड नहीं किए थे वो अपन ने यहां पे बैलेंस शीट में दिखा दिए हैं, लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सैलरी का एक एग्जांपल था, इनकम का भी एक एग्जांपल हो सकता है, डेप्रिसिएशन का भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो अपन एक डेप्रिसिएशन का भी आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो आई होप कि आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं किसके बारे में जी, डेप्रिसिएशन के बारे में। अपन को पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो असेट्स पे लगता है, और असेट्स जो होती है वो कहां का है, वो अपने असेट साइड होती है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं अपन इसको अच्छे से। ठीक है, तो जैसे मान के चलते ये है अपना पी एंड एल का फॉर्मेट। तो पी एंड एल में अपन को पता है कि अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिक्स्ड असेट्स पे होता है जी। तो टू डेप्रिसिएशन अपन ने लिख दिया, मान के चलते 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया फिक्स्ड असेट्स पे, पी एंड एल। ठीक है, अब ये है बैलेंस शीट। अपन को पता है कि डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड असेट्स पे लगता है। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स में भी कौन सी पे लगता है, केवल टेंजिबल में। तो चलो फिक्स्ड असेट्स लिख दी, फिक्स्ड असेट मान के चलो हमारी 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, उसमें से लेस करेंगे अपन डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए का, तो अपन यहाँ पर कितना दिखाएंगे जी, फिक्स्ड असेट 70,000 रुपए। तो ये बता रहा है कि इंटर रिलेशन होता है दो स्टेटमेंट के अंदर। तो अपने डेप्रिसिएशन पी एंड एल में भी आ गया, और फिक्स्ड असेट्स में से 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लेस होकर यहाँ पर 70,000 रुपए आ गए। तो ये गाइस इंटर रिलेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन को पता है पी एंड एल बैलेंस शीट, क्योंकि अपन 12th क्लास की बात पढ़ते, 11th क्लास की बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई कोई भी जैसे डेप्रिसिएशन है या मान के चलते आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो वो हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, तो जो कि अपन को बैलेंस शीट में उसको शो करना होता है। जैसे अपन ने अभी सैलरी के बारे में बताया, ऐसे से डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि डेप्रिसिएशन अपन ने क्या करा, यहाँ पे पी एंड एल में चार्ज किया, फिक्स्ड असेट्स पे चार्ज होता है 30,000 का, और अपन ने यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स में से ये लेस करा दिया 30,000 रुपए, यहाँ पे लिख दिए 70,000 रुपए। तो ये इंटर रिलेशनशिप था टू स्टेटमेंट्स के बीच का। आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अपन को इस चैप्टर के अंदर तीन चीज पढ़नी थी, ट्रेडिंग पढ़ना था, पी एंड एल पढ़ना था, बैलेंस शीट पढ़नी थी। अब तक अपन ने जो था वो इसके बारे में पढ़ा कि फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है गाइस, क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले तो बात समझने की कोशिश करनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 5 आइटम्स जाते हैं। कितने आइटम्स जाते हैं गाइस, 5। पहला है ओपनिंग स्टॉक, क्या है जी गाइस, ओपनिंग स्टॉक। सेकंड है परचेज, ठीक है गाइस, परचेज। थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फोर्थ है अपना सेल्स, और फिफ्थ है अपना क्लोजिंग स्टॉक।
क्या है जी गाइस, क्लोजिंग स्टॉक। यानी ये 5 आइटम्स इसके अंदर जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, तो गाइस अपन इसके बारे में यार नहीं समझेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अपन ये लोग अकाउंटिंग ग्लॉसरी के अंदर अपन समझ चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट सेल्स वगैरह सब समझ चुके हैं। अब अपन को समझने की कोशिश क्या करनी है कि जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन बनाते हैं उसमें सर परचेज कौन सी जाती है जी, बिल्कुल सही पूछ कह रहे हैं, परचेज। तो परचेज होती है जी नेट परचेज आती है। नेट परचेज अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नेट परचेज का फॉर्मूला होता है, कहते हैं नेट परचेज का होता है, पहले अपन ने कैश में परचेज करी तो वो लिखते हैं जी, ठीक है, क्रेडिट में परचेज करी है वो लिखते हैं जी, और इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न, क्या जी, परचेज रिटर्न, ये लेस करते हैं तो अपनी ये नेट परचेज जाती है यहाँ पे। इस परचेज का मतलब जी नेट परचेज, ठीक है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज और उसमें से अपन परचेज रिटर्न लेस करा देंगे तो ये अपनी नेट परचेज जाएगी। बात करते हैं सेल्स के बारे में, तो नेट सेल्स का फॉर्मूला भी इसी तरीके से होता है, नेट सेल जाती है। नेट सेल कैसे लिखते हैं जी, कैश सेल होगी सबसे पहले, अगर आपने कोई कैश में, प्लस क्रेडिट सेल होगी, क्रेडिट सेल, उसके बाद इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, क्या जी लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न, तो अपनी कौन सी सेल निकल के आएगी, नेट सेल। तो इस सेल का मतलब है जी ये, अपन इसको यहाँ पे नेट परचेज और नेट सेल बोलेंगे, यानी 5 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब एक बात चीज और याद रखनी है आपको, इस सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, अपन को पता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवार्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है जी, रिटर्न इनवार्ड। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर नहीं है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ही है, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड के नाम से भी आ सकता है। तो ये नेट परचेज जाएगी और यहाँ पे जाएगी जी नेट सेल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि अपन को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 5 आइटम्स डालने हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और अपन कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अब गाइस बात कर लेते हैं जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये अपन ने अकाउंटिंग ग्लॉसरी में समझ लिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, गुड्स को गोडाउन तक लाने में जितने भी अपने खर्चे होते हैं, जितने भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि अपन का वेजेस हो गया, ठीक है, कोल, वाटर एंड फ्यूल हो गया, ठीक है, फ्राइट इनवार्ड हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, ठीक है, रॉयल्टी हो गई, तो ये सारे के सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे, नेट परचेज जाएगी, नेट सेल जाएगी, ओपनिंग स्टॉक जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, और अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अभी अपन इसका एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये है गाइस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इसका जरा फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके से बनता है। फॉर्मेट बहुत ही इजी है इसका, क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे कि एक तो पर्टिकुलर कॉलम होता है, एक अमाउंट का कॉलम होता है, और एक पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का, ये डीआर साइड होती है और ये सीआर साइड होती है। डेट का कॉलम इसमें नहीं बनता है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं 31 मार्च को। तो ये हो गया जी पर्टिकुलर, ठीक है गाइस, तो और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है, ये अपना हो गया पर्टिकुलर और ये हो गया अपना अमाउंट का कॉलम, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने पता था ट्रेडिंग अकाउंट में 5 आइटम जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यहां पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद यहां पे लिखा टू परचेज, उसमें से लेस करा दिया परचेज रिटर्न, जैसे कि अपन ने नेट परचेज के बारे में आपको बताया, तो वही नेट परचेज चाहिए इसमें, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर अपन यहां पे लिखते हैं बाय सेल्स, ठीक है, उसमें से लेस कराएंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो अपना यहां पे जाएगा नेट सेल, और यहां पे आएगा जी बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या आएगा गाइस, टू बाय क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर या तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है गाइस, बैलेंसिंग फिगर, या फिर अपना आएगा बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है गाइस, तो बाय ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये अपना फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में, ये इसका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इसकी एंट्रीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि अपन ने बताया 5 के अलावा छठा आइटम कुछ नहीं जाता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसके एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन मान के चलते ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करना चाहते हैं, तो एंट्री होती है जी ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ओपनिंग स्टॉक, क्या होती है ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये अपनी एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जी एंट्री। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं परचेज के बारे में,
तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपन ओपनिंग स्टॉक एंट्री पोस्ट करी, ट्रेडिंग अकाउंट दिया टू ओपनिंग स्टॉक। अब बात करते हैं जरा परचेज के बारे में। तो गाइस परचेज के बारे में अपन को पता है कि परचेज में से पहले परचेज रिटर्न लेस हुई है, तो परचेज रिटर्न होने से अपनी परचेज कम होती है, तो पहले अपन को परचेज कम करनी है। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, क्योंकि परचेज का बैलेंस होता है डीआर, कम करेंगे तो क्या करेंगे अपन उसको सीआर। तो एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ठीक है गाइस। इससे क्या हो गई, अपनी परचेज कम हो गई, तो अपन ने परचेज रिटर्न अकाउंट दिया टू परचेज कर दिया, जिससे अपनी परचेज कम हो गई। अब जो परचेज है उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस एंट्री जरा समझने की कोशिश करना क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री पोस्ट हो गई। तो ट्रेडिंग में ही परचेज चले गई, तो ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू परचेज हो गई। पहले अपन ने परचेज रिटर्न से परचेज को कम किया, फिर जो परचेज बची उसको अपन ने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल एंट्री है। ओपनिंग स्टॉक की भी इस तरीके से एंट्री। अब गाइस बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, ओपनिंग स्टॉक की और परचेज, पहले अपन ने रिटर्न से परचेज को कम किया और फिर उसको अपन ने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। अगर मान के चलते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के केवल एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम दिया होता है, ये हेड है, इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैरेज कार्ड हो गया, फ्राइट इन कार्ड हो गया, वेजेस हो गया, इस तरीके के एक्सपेंसेस है। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही दे रखा है तो अपन इसकी एंट्री क्या पोस्ट करने वाले हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एंट्री होगी जी ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरीके से अगर जैसे अपन को सेल्स की एंट्री करनी है तो अपन बताया कि सेल्स रिटर्न दे रखा है, सेल्स रिटर्न से पहले अपन को सेल्स को कम करने का है। तो जरा एंट्री समझने की कोशिश करोगे क्या होगी, तो सेल्स कम करेंगे, सेल्स का बैलेंस क्या होता है गाइस सीआर, और उठाए करेंगे तो डीआर करेंगे अगर उसको कम करना है तो सेल्स अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया जी। क्या हो गया जी, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया, ठीक है। अब सेल्स कम हो गई, अब जो नेट सेल बची है उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट हो गई, ये एंट्री पोस्ट हो गई। तो देख लो बाय सेल्स के नाम से ये आ गया यहाँ पे, तो ये हो गई जी सेल्स की एंट्री। सेल्स रिटर्न से पहले सेल्स को कम किया तो सेल्स अकाउंट डीआर टू सेल्स रिटर्न किया और फिर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस करी, सेल्स की करी, ओपनिंग स्टॉक की करी, परचेज की करी, उसी तरीके से अपन यहाँ पे अब करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है जरा उसको भी समझ लेते हैं एक बार अपन अच्छे से, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई जी ट्रेडिंग, अपन बताया कि सीआर साइड है, तो क्लोजिंग यानी कि हमें ट्रेडिंग में सीआर साइड पोस्ट करनी पड़ेगी, तो एंट्री पोस्ट होगी क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है गाइस। क्या होगी टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो अपनी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पोस्ट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक चला गया, ठीक है। तो अब गाइस बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी अपन को बहुत कुछ अभी और कुछ जानना है। अब तो सिर्फ एंट्रीज बताई है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है, अपन ने ये बताया है। अब इसके बारे में अपन और भी जानकारी करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो गाइस ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री पोस्ट हुई है ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है गाइस। तो ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट अपन को पी&एल में ट्रांसफर करना होता है, तो यहां पे अगर टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ये बाई साइड जाता है। तो अब इसकी एंट्री क्या पोस्ट होती है जरा देखेंगे अपन कि ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अपन ने कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे चला जाता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है आपको। पहले ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ग्रॉस प्रॉफिट करा, उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को पी&एल में। अब हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां पे तो सीआर हुआ है, यहां डीआर हुआ है, तो इन दोनों एंट्री की जगह पे एक एंट्री और पोस्ट कर सकते हैं अपन, एक एंट्री भी, और वो अपनी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू पी&एल अकाउंट, ठीक है गाइस। तो अपन की जगह पे ये भी एंट्री अपन पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट ये खत्म यहां पे और ये डीआर सीआर खत्म, तो एंट्री पोस्ट हो गई ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू पी&एल, तो ये भी एंट्री हम दोनों एंट्रीज की जगह पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डीआर टू पी&एल, और फिर यहां इन दोनों एंट्री के पे ट्रेडिंग टू पी&एल। आई होप गाइस ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस सेम प्रोसीजर इसमें ग्रॉस लॉस के बारे में, तो उसको भी आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रॉस लॉस की भी एंट्री इसी तरीके से होनी है, ठीक है। तो जरा समझते हैं ग्रॉस लॉस की एंट्री क्या पोस्ट हुई है। एंड ग्रॉस लॉस का है तो अपन का ग्रॉस लॉस अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट,
टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो गाइस ये ग्रॉस लॉस की एंट्री, ठीक है। तो बाय ग्रॉस लॉस है, अब हमें पता है ग्रॉस लॉस को अपन को पी एंड एल में ट्रांसफर कर देगा। एंट्री गाइस क्या पोस्ट होगी जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एंट्री पोस्ट होगी पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ग्रॉस लॉस अकाउंट, ठीक है गाइस। ये एंट्री, क्योंकि अगर ग्रॉस लॉस इधर आया है पी एंड एल में टू साइड जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो पी एंड एल में बाई साइड जाता है। तो पी एंड एल अकाउंट डीआर टू ग्रॉस लॉस एंट्री होगी इसकी पोस्ट। अब अपन को पता है ग्रॉस लॉस इधर तो दिया कैसे है, तो इसकी जगह पर एक और एंट्री पोस्ट कर सकते हैं पी एंड एल अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके कर सकते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ग्रॉस लॉस की एंट्री हो गई, ग्रॉस लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग। हमें पता है ग्रॉस लॉस इधर आया है, पी एंड एल में साइड जाएगा, एंट्री पोस्ट करिए अपन ने पी एंड एल अकाउंट डीआर टू ग्रॉस लॉस अकाउंट, और उसके बाद इन दोनों एंट्री देके पे एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओके गाइस, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। मेन जो अपन का समझने का वो है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में वो अच्छे से कर नहीं पाते, तो आज अपन उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप गाइस ये आपको एंट्रीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस पहले तो अपन को स्टॉक के बारे में एक चीज जाननी है जो कि अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, व्हिच एवर इज लोअर पे होता है। कौन सी वैल्यू पे गाइस? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होगा व्हिच एवर इज लोअर, उस पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को रटा जाता है कि एक अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाओ, अपन को होता है कि डीआर सीआर होता है, एक डीआर होता है सीआर होता है। एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ये जी परचेज, ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर, ठीक है, ये हमने पर्टिकुलर का फॉर्म। अब जरा बात समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है परचेज, ठीक है, परचेज का बैलेंस दिया होता है, मैंने लिख दिया यहां पे जी 4 लाख। कितना लिख दिया जी? 4 लाख। और इसी में लिखा हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है जी? मान लीजिए तो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, आपको पता है स्टॉक का बैलेंस भी डीआर होता है, तो 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है। अब ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस की बात अगर मैं समझने की कोशिश करें कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, कहां दे रखा है जी? क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो आपको ये समझाया जाता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, ठीक है। इतनी बात आपको रटाई जाती है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा हो तो आप उसको ट्रेडिंग में डालिए, केवल ये एक जगह जाएगा बैलेंस शीट में। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो ये 2 जगह जाता है, ये ट्रेडिंग में भी जाता है और कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में। क्यों जाता है, उसका पर्पस क्या है, वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे परचेज थी 4 लाख, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 1 लाख। आप जरा समझने की कोशिश करना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है यानी वो हमारी परचेज में से तो बचा होगा, यानी हमने जितनी भी परचेज करी होगी उसमें से जितना भी हमने बेच दिया होगा, तो बचा कुछ जो रह गया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जब मैंने यहां पे शो कर रखा है, इसका मतलब वो परचेज में से एडजस्टेड हो चुका है, परचेज में से एडजस्टेड हो चुका है। एक्चुअली बात करें तो परचेज तो टोटल हमारी 5 लाख की थी, यानी हमारी 4 लाख का तो उसमें जो दिखा रखा है परचेज जो हमने ये दे रखी है और प्लस 1 लाख का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो टोटल जो परचेज थी वो दे रखी थी जी कितनी? 5 लाख की। कितनी दे रखी थी जी? 5 लाख की। अब 5 लाख की हमारी टोटल परचेज थी, तो हमने जितना यूज कर लिया तो वो तो हो गया 4 लाख और उसमें से जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1 लाख। इसलिए हम इसको ट्रायल बैलेंस यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। अब जरा समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या होता है? परचेज होती है ना, एडजस्टेड परचेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है जी? एडजस्टेड परचेज होती है। अब एडजस्टेड परचेज का मतलब समझने की कोशिश करना कि 4 लाख रुपए का अपन को ये दे रखी है परचेज, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 1 लाख रुपए का दे रखा है, तो इसका मतलब हमारी जो टोटल परचेज थी वो थी 5 लाख। कितनी थी जी? टोटल 5 लाख। अब हमको पता है कि हमको परचेज जब 1 लाख रुपए लेस करके हमें 4 लाख दिखा रखी है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होके आ गया है। जरा तुम ट्रेडिंग अकाउंट को जरा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। अब इसको जरा ढंग से समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू परचेज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा परचेज 4 लाख, या मान के चलते परचेज लिख दी मैंने 5 लाख, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। अब जरा आप एडजस्टमेंट करो, 5 लाख और क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 4 लाख दे रखी है, 4 लाख की अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक अलग से 1 लाख रुपए का दे रखा है। तो अब मैं इस जगह पे 5 लाख की जगह पे अगर केवल 4 लाख दिखाऊंगा तो बात सही है या नहीं है? तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत कहां पड़ रही है आपको, जरा बताइए भाई। परचेज 4 लाख की, मैंने 4 लाख की क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत कहां पड़ रही है?
क्लोजिंग स्टॉक उस कंडीशन में दिखाया जाता है जहां पे से वो परचेज में से एडजस्टेड नहीं होता। अब सपोज दैट मान के चलते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर ना हो, सपोज दैट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, इसका मतलब ये परचेज में से एडजस्टेड हुआ ही नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है तो ये परचेज कितनी दिखा रखी होगी, यहाँ पे 5 लाख, और नीचे दिखा रखा होगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का जी, 1 लाख रुपए का। अब मैं क्या करूंगा, परचेज को दिखाऊंगा वही 5 लाख रुपए, बात समझ आ रही है, परचेज कितने की 5 लाख, और बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा 1 लाख। अब यहाँ पे आप शो कर सकते हो, तब जाके अल्टीमेटली डिफरेंस कितने का आया, 4 लाख का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वहां पे बाहर वो परचेज में से लेस होके आया ही नहीं है, इसीलिए वो बाहर शो हो रहा है। अगर वो परचेज में से एडजस्ट होके आता तो वो कभी भी बाहर नहीं होता, वो अंदर होता। भाई कोई चीज आपको अंदर दे रखी है, इसका मतलब वो अंदर एडजस्ट हुई है, यानी अगर मैंने परचेज यहाँ पे 4 दिखा रखी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 1 लाख दिखा, तो अल्टीमेटली मेरी परचेज कितनी की, टोटल 5 लाख की, उनमें से मैंने 4 लाख की परचेज जो थी वो मैंने सोल्ड आउट कर दी, उसमें से 1 लाख रुपए का स्टॉक रह गया, तो मैंने 4 लाख परचेज के इधर दिखा दी और 1 लाख यहाँ पे दिखाया। अब उसी तरीके से तो जब 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख रहे हैं, 4 लाख लिख रहे हैं, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत है कहां, क्योंकि टोटल नेट परचेज दे रखी है, वो हमने 4 लाख दिखा दी, बात खत्म हो गई। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ट्रायल बैलेंस के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब परचेज कितने की दिखा रखी है, जितने की करी थी एक्चुअलिटी में उतने की दिखा रखी है, 5 लाख की परचेज करी थी, तो 5 लाख की मैंने परचेज दिखाई और मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख दिखाया, क्योंकि अंदर नहीं था क्लोजिंग स्टॉक, तो इसलिए वो परचेज में से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए अब मुझे एडजस्ट करना है, तो मैंने बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 1 लाख। अल्टीमेटली डिफरेंस जो कितने का, वही 4 लाख रुपए का डिफरेंस है, और अगर ये अंदर होता तो परचेज यहाँ पे कितने की होती, 4 लाख, तो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, टू परचेज केवल 4 लाख दिखाते और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन अभी बाहर है तो अपन ने बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, तो बस वही है, परचेज कम ज्यादा हो जाती है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंदर होता तो परचेज ऑटोमेटिकली माइनस होके आती है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर होता है तो परचेज में से कुछ भी लेस नहीं होता, इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाना होता है, क्योंकि हमें उससे परचेज को कम करना होता है। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि कम ज्यादा का क्या फंडा है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो अपन ने इसे कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, यानी कि ट्रायल बैलेंस डीआरसी तब परचेज थी, यहाँ पे 5 लाख, एक बार और आपको करवा देते कंप्लीट, 5 लाख की परचेज थी और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था बाहर। इसका मतलब जब बाहर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस के, तो वो परचेज में से माइनस होके नहीं आया, क्योंकि भैया 5 लाख की परचेज में से ही ये 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, लेकिन ये अंदर नहीं दिखा रखा, क्योंकि हमें तो माइनस करके चाहिए ना, तो हमें बाहर नहीं, अंदर दिखा नहीं रखा कि और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बाहर, तो इसका मतलब परचेज जितने की करी थी वो एज इट इज 5 लाख की, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, लेकिन एक्चुअलिटी में क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का बचा था, आपने यूज केवल कितने की करी, 4 लाख की, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जब 1 लाख रुपए दिखाऊंगा तब 5 लाख और 1 लाख जब बैलेंस करेंगे तब 4 लाख का आया है डिफरेंस, तो अपन का आगे समझ में आई बात। अगर ये 1 लाख अंदर दे रखा होता, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है यहाँ पर 1 लाख, तो ये 5 लाख की परचेज आपको कभी भी नहीं दिखाई जाती, आपको दिखाई जाती कितने की थी, 4 लाख, तो आप ऑटोमेटिकली सीधे के सीधे यहाँ पे 4 लाख लिखो ना, फिर जरूरत पड़ कहां रही है इस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिखने की, क्योंकि हमें तो डिफरेंस वो 4 लाख का चाहिए था, सीधे परचेज लिख दी। इसीलिए अपन बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो वो रिटर्न नहीं है, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट तो रिटर्न नहीं है, तो अपन को समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कि जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, क्योंकि वो नेट एडजस्टेड होता है, परचेज में से ऑलरेडी लेस होके आया हुआ होता है, लेकिन अगर वो बाहर होता है तो परचेज में से लेस नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे शो करना होता है, जिससे कि मेरी परचेज ऑटोमेटिकली सही तरीके से आए, तो 5 लाख और 1 लाख का डिफरेंस 4 लाख आ जाता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब 4 लाख दे रखे हो, क्लोजिंग स्टॉक इसी के अंदर दे रखा है, तो आपको माइनस कराने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधे परचेज दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे अपन बैलेंस शीट में दिखाएं। आई होप कि ये आपका फैक्टर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानियां नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक बार दोबारा से इस बात को आपको समझाऊंगा, ठीक है गाइस। अब हमारी वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, घर पे रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।